बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश 511 की असाइनमेंट नंबर 1 का सल्यूशन शेयर करूँगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हों वो आपको बिला तखीर आसानी के साथ मिलते रहें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश 511 की असाइनमेंट नंबर 1 के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस एज यूजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, मींस कि आपकी जो फ़ाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल करप्ट होती है तो इसका 0 मार्क दिया जाएगा। आपकी जो असाइनमेंट है उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। इस असाइनमेंट में फ्रेंड्स हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक दोनों क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं। एक एक क्वेश्चन के 10-10 नंबर हैं, मींस कि एक पार्ट के 5 नंबर हैं। और अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, रीड एक्सटेंसिवली ऑन द टॉपिक लेटरलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट के 5 नंबर हैं, 2 पार्ट हैं तो 10 नंबर होंगे। फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले आपको लेटरलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसेस रीड करना होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात करें, व्हाट स्किल्स आर लेटरलाइज्ड टू वन और द अदर साइड ऑफ द ब्रेन। वो कौन सी स्किल्स हैं जो लेटरलाइज्ड करती हैं ब्रेन की एक या दूसरी साइड को। और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ डायकॉटिक लिसनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद नॉर्मल डेवलपमेंट। डायकॉटिक लिसनिंग किस तरह बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है और इसके क्या नताइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का जो है मैं आपसे सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हमने बताना है उन स्किल्स के बारे में जो लेटरलाइज्ड करती हैं ब्रेन की एक या दूसरी साइड को। Researchers are studying the human brain has long maintained that the advantage of having lateralized brain is increased brain capacity, because lateralization means that neural circuits do not have to be duplicated in each hemisphere. Research on the representation of language and non-verbal functions in the intact brain has increased dramatically in the last few decades as techniques for studying the normal brain have been developed and refined. However, the right hemisphere also has some talents in the linguistic realm. Normal individuals use the skills of both hemispheres to comprehend and produce language, so we need to examine some of the ways that the two hemispheres interact during language use. It appears that the right hemisphere is better prepared than the left to appreciate some of the pragmatic aspects of language. तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट जो था उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको दोबारा याद करवा दूं, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ डायकॉटिक लिसनिंग ऑन चिल्ड्रन विद नॉर्मल डेवलपमेंट। डायकॉटिक लिसनिंग किस तरह बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है और उसके क्या नताइज होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट का आंसर। इस पार्ट के भी 5 नंबर हैं, फर्स्ट वाले पार्ट के भी 5 नंबर थे और इस वाले पार्ट के भी 5 नंबर हैं। इस क्वेश्चन के टोटल नंबर हैं 10। रिजल्ट्स ऑफ डायकॉटिक listening tasks involving DS children generally result in a left ear advantage, indicating that these individuals use their right hemisphere to process for speech.
In fact, individuals with DS2 exhibit the most severe language deficits, demonstrate the most atypical ear advantage. The dichotic listening task involves simultaneously sending one message to a person's right ear and a different message to their left ear. Participants were asked to listen both messages at the same time and repeat what they heard. Dichotic listening tests are used in clinical audiology to evaluate the central auditory processes of binaural integration and separation. These tests may be used in the assessment of children or adults with possible central auditory nervous system dysfunction. The visual field task used with split brain patients has also been used frequently with normal individuals. Another commonly used technique referred to as a dichotic listening task involves the simultaneous presentation of different stimuli to the two ear. Sorry guys, this word is stimuli. Okay. Initially developed by broadband to study attention, the techniques was first used by Kimura to examine ear and hemisphere differences. Kimura found that recall of verbally presented materials such as digits was superior in the right ear and that recognition of nonverbal stimuli such as melodies was better in the left ear. तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर मैं शेयर मैंने किया है। इसके बाद अगर जो है हम क्वेश्चन नंबर टू देखें तो टू में क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। टू क्वेश्चन नंबर टू में भी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दो पार्ट्स हैं इसमें। एक पार्ट के जो हैं 5 नंबर हैं, टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 10 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर टू के। Noam Chomsky, a prominent proponent of discontinuity theory, argues that a single chance mutation occurred in one individual in the order of 1 lakh years ago, installing in the language faculty a component of the midbrain in perfect or near perfect form. Read the topic of evolution of language and answer the following questions. इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें कहा ये जा रहा है कि आपने जो है टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ये आपने रीड करना है और इसको रीड करने के बाद ये जो दो क्वेश्चन हमें दिए गए इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूटी थ्योरीज एंड द डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज। तो इसका मैं आपसे सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमने जो है डिफरेंस जो है वो बताना है कि उसके जो है कंटिन्यूटी थ्योरीज और डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी थ्योरीज को। कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ नॉर्मल एजिंग स्टेट्स। Older adults will usually maintains the same activities, behaviors, relationships as they did in their earlier years of life. The continuity theory is one of the three major psychosocial theories which describe how people develop in old age. Continuity theories are built on the idea that language exhibits so much complexity that one cannot imagine it simply appearing from nothing in its final form. Therefore, it must have evolved from earlier pre linguistic systems among other primate ancestors. Now we will discuss discontinuity theories. Discontinuity theories take the opposite approach that language as a unique trait which cannot be compared to anything found among non humans must have appeared fairly suddenly during the course of human evolution. Some theories see language mostly as an innate faculty, largely
genetically encoded. Other theories regard language as a mainly cultural system learned through social interaction. Discontinuity theories of psychological development is designed such that the associated experimental work relies on quantitative varieties of behavior to discriminate stages. तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो जो है सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। Why did brain size increase and what selective pressures led to this development? ब्रेन का साइज क्यों इंक्रीज होता है और इस डेवलपमेंट में सिलेक्टिव प्रेशर किस तरह मदद करता है? The finding that brain size increased prior to vocal tract changes helps us pin down the sequence of evolutionary events, but also raises an issue. As Dunbar has pointed out, brain size has costs as well as benefits. It is, for one thing, harder to escape from predators when carrying around such a large brain. Dunbar asserts that in the absence of any selection pressure, larger brains will not evolve. Dunbar suggests that brain size may have increased in relation to group size. As our evolutionary ancestors began to congregate in larger groups, the mechanism of group cohesion and regulation began to change. That is, we need a mechanism to hold the larger social group together. With smaller groups, grooming served this essential function, and grooming is a pervasive feature of several non-human primates, including chimpanzees. With larger groups, some form of communication may have evolved to play this role. Dunbar claims that language evolved to meet this need by enabling one member of the species to communicate with many members of the group simultaneously. As with all of these views, issues remain to be discussed, but Dunbar's view provides an interesting and plausible explanation of why language evolved. If this view is correct, then social pressure is the driving force behind the evolution of language. तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था उसका सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।